हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करते हैं वोकेबुलरी का सेट नंबर 24। तो इसमें हम कौन कौन से शब्द सीखेंगे? इसमें हम ये 10 वर्ड सीखेंगे। सबसे पहला है वाइस, एफ्लिक्ट, स्ट्रिंजेंट, रेन, लूपहोल, एग्जेम्पशन, एम्बिट, डेफरेंस, डेलिंक्वेंट और एक्सपेडिशियस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा क्विज है जो हम एकदम एंड में करेंगे। सबसे पहला वर्ड है वाइस। अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं कि रिमूव योर वाइसेस। आप अपने जो वाइसेस हैं उन्हें छोड़िए, उन्हें रिमूव करिए, यानी अपनी बुराइयां छोड़िए। तो वाइस मतलब होता है कोई भी आपके अंदर बुराई या कोई दोष। कई बार इनको व्यसन भी बोलते हैं। ठीक है, हम सबके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ व्यसन तो होते ही हैं, वरना तो हम भगवान ही होते, इंसान नहीं होते। तो हमारे अंदर व्यसन होते हैं, बुराइयां होती हैं, हमारे अंदर बुरी आदतें होती हैं। राइट, तो बुरी आदत यानी कि वाइस, जिन्हें हमें छोड़ना है, हमें अपना चाल चलन ठीक करना है। अगर हमारे अंदर कोई भी खोट है तो हमें उसे निकालना है, हमें खोट मुक्त बनना है, हमें अपना चरित्र ठीक करना है। किसी भी तरह की चरित्रहीनता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का दोष नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की बुरा आचरण हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, दुराचार नहीं होना चाहिए। राइट, तो इसका सिनोनिम क्या होगा वाइस का? विशियसनेस। विशियसनेस क्या होता है? कहते हैं ना भाई, मैं तो एक विशियस सर्कल में फंस गया हूँ, यानी कुचक्र। विशियस सर्कल मतलब कुचक्र, और विशियसनेस मतलब क्रूरता। तो विशियसनेस मतलब होता है क्रूरता। राइट, टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड मतलब क्या होता है? भ्रष्टता। वही भ्रष्टता, बुराई, बहुत ज़्यादा घिनौनी बुराई, नीचता जिसे कहते हैं। तो टर्पिट्यूड मतलब नीचता। डिप्रेविटी। डिप्रेविटी मतलब दुष्टता, नीचता, चरित्रहीनता, मतलब नैतिकता की कमी। ठीक है ना, नैतिकता की कमी, मोरल्स की कमी, एथिक्स की कमी। तो नैतिकता की कमी यानी कि अनैतिकता। तो डिप्रेविटी मतलब अनैतिकता। राइट, बुरा आचरण करना, दुराचारता, दुराचार करना, बुरा आचरण करना, बुरा व्यवहार करना, बुराइयों से भरे होना, उसको बोलते हैं डिप्रेविटी। डिप्रेविटी, टर्पिट्यूड और विशियसनेस तीनों एक ही सिनोनिम है। तो एक वाइस का इस्तेमाल हम ये दिखाने के लिए भी करते हैं कि कोई उपाध्यक्ष है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन मतलब उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। तो वाइस लगाते हैं तो मतलब वो उप की जगह पे वाइस हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा इसका? वर्चू। वर्चू मतलब होता है गुण। तो अगर मैं बोलता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत वर्चुअस है, वर्चुअस है मतलब किस तरह का व्यक्ति है वो? वर्चुअस है तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सद्गुणी व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा गुणवान है, पुण्य किस्म का व्यक्ति है। राइटियसनेस। राइटियसनेस मतलब राइटियसनेस मतलब होता है ईमानदारी, सच्चापन, सत्यनिष्ठा। प्रोबिटी। प्रोबिटी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। कहते हैं ना प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। एक जो आईएएस अफसर होता है उसे हमेशा प्रोबिटी रखनी चाहिए पब्लिक लाइफ में। धर्म आचरण, जैसा धर्म हमारे बताते हैं वैसा आचरण करना चाहिए। नैतिकता, मोरालिटी। मोरालिटी मतलब एथिक्स, एथिक्स मतलब नैतिकता। प्योरिटी, अंदर से हम साफ होने चाहिए। ठीक है ना, सदाचारी होने चाहिए। हमारा जो आचरण है उसमें सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, हम ऑनेस्टी होनी चाहिए, हम ऑनेस्ट यानी ईमानदार होने चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे किस दिशा में जा रहे हैं सारे शब्द। तो वाइस मतलब होता है बुराई, दोष, और इसका सिनोनिम विशियसनेस, टर्पिट्यूड या डिप्रेविटी। टर्पिट्यूड, डिप्रेविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशियस सर्कल बहुत ज़्यादा आता है कि मैं एक विशियस सर्कल में फंस गया हूँ, और इसका उल्टा हो गया वर्चू, राइटियसनेस, प्रोबिटी, प्योरिटी या मोरालिटी। आप एथिक्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड लस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वाइसेस। वाइसेस मतलब बुराइयाँ। तो ग्रीड, ग्रीड मतलब क्या होता है? लोभ। प्राइड मतलब अहंकार। एनवी मतलब जेलसी, दूसरे से जलन होना, दूसरे से ईर्ष्या होना। और लस्ट यानी कि बहुत तरफ ज़्यादा सेक्स की तरफ झुकाव। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये वाइसेस मानी जाती हैं। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि ये सब क्या हैं? वाइसेस हैं। ऑन द क्वेश्चनएयर आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वाइस अदर देन माई एडिक्शन टू एनर्जी ड्रिंक्स। जब मुझसे पूछा गया, मुझसे प्रश्न किया गया, क्वेश्चनएयर मेरे सामने रखा गया कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, तो मैं कोई भी बुराई नहीं सोच पाया। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वाइज अदर देन माई एडिक्शन टू एनर्जी ड्रिंक। लेकिन हाँ, एक बुराई मेरे अंदर ज़रूर है कि मेरे को एनर्जी ड्रिंक्स की लत है।
एनर्जी ड्रिंक्स क्या होती हैं, जैसे गैटोरेड वगैरह होती हैं, जिनको पी के एकदम से आदमी ऊर्जावान महसूस करता है। तो मुझे उसकी लत है, लत मतलब एडिक्शन होना किसी चीज़ की। तो जब मुझसे पूछा गया मेरे अंदर क्या बुराई है, तो बस मैं यही सोच पाया कि मेरे अंदर जो है एनर्जी ड्रिंक्स पीने की लत है, तो वो मेरे हिसाब से बुराई है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है अफ्लिक्ट। अफ्लिक्ट मतलब होता है, कहते हैं ना, ही अफ्लिक्टेड पेन ऑन हिम, मतलब उसने उसको दर्द दिया। किसी दूसरे को दर्द देना, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना, किसी को संकट में डालना, किसी को विपदा में डालना, किसी को आपदा में डालना, राइट। किसी को पीड़ा देना, ठीक है ना, किसी को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, दुख देना, कष्ट देना, सताना, किसी को सताना, परेशान करना किसी को बहुत ज़्यादा, अनॉय करना, राइट। तो किसी को शारीरिक या मानसिक तौर पर चोट पहुंचाना, सफ़र करवाना, उन्हें शारीरिक, फिजिकली या मेंटली किसी को दर्द देना। तो सिनोनिम क्या होगा इसका? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख, स्ट्रेस लेना। अगर मैं बोलता हूँ ही इज़ इन डिस्ट्रेस, मतलब वो तनाव में है, वो दुख में है, परेशानी में है, उसकी दुर्गति हो रही है, राइट, विपत्ति में वो है। एगोनाइज, एगोनाइज मतलब वही तड़पना, कष्ट देना, अत्यंत पीड़ित होना, एगोनाइजिंग कहते हैं ना, एगोनाइजिंग पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला दर्द, बहुत ज़्यादा जो सताने वाला, दुख देने वाला दर्द, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहना। एंग्विश मतलब अगेन बहुत ज़्यादा तड़पना, एंग्विश बहुत ज़्यादा दर्द में होना, तकलीफ़ में होना। एक्सक्रूशिएट कहते हैं ना, द पेन वॉज एक्सक्रूशिएटिंग, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ की शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक्सक्रूशिएटिंग पेन। टॉर्मेंट करना किसी को, टॉर्मेंट करना मतलब वही परेशान करना, अत्याचार करना। तो टॉर्मेंट करना मतलब किसी पर अत्याचार करना। एंग्विश वर्ब की तरह, ये सारे वर्ब की तरह यूज़ होंगे, डिस्ट्रेस, एगोनाइज, एंग्विश। तो ये द मोमेंट वॉज वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर मी, द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग फॉर मी। एग्ज़ाम का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि मेरे लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग है, यानी मुझे तनाव देने वाला है। एगोनाइजिंग है, राइट। आई हैव वेरी अनफ्रेंडली नेबर्स विच इज़ वेरी एगोनाइजिंग फॉर मी। मेरे जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली हैं, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, दोस्ताना रवैया उनका नहीं है। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी एगोनाइजिंग है, यानी मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ देह है, तकलीफ़ देने वाली है, कष्ट देने वाली है। ग्रीव मतलब भी होता है कष्ट, दुख, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। ग्रीवेंस मतलब दुख। ग्रीवेंस रिड्रेसल वर्ड बहुत सुना होगा आपने। ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब होता है दुख का निवारण, कष्ट का निवारण। जैसे भारतीय रेलवेज़ ने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है रेल मदद। तो रेल मदद ऐप क्या करेगी? ग्रीवेंसेस रिड्रेसल करेगी। रिड्रेसल करना मतलब शिकायतों का निवारण करना, रिड्रेसल करना या ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना भी होता है किसी चीज़ का निवारण करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? अब या तो आप किसी को परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, उसे सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसकी दुर्गति कर रहे हैं, या उसको कंफर्ट दे रहे हैं, उसको आराम दे रहे हैं, उसको सकर मतलब होता है राहत, उसको आप राहत दे रहे हैं, है ना, उसको आप तड़पा नहीं रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं। परेशानी में अगर वो है तो आप उसकी सहायता कर रहे हैं, उसको प्लीज़ कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, उसको खुशी दे रहे हैं, प्लेजर दे रहे हैं, राइट। तो रिलीव मतलब होता है किसी की पीड़ा को कम करना, किसी की पीड़ा को कम करना, उसको बोलते हैं रिलीव। किसी को तसल्ली देना, किसी को हौसला देना, किसी को शांति देना, किसी को भार मुक्त करना, किसी को भार मुक्त करना, तो वो होता है ग्रीव। तो क्लियर है, अफ्लिक्ट का उल्टा होगा कंफर्ट, सकर, रिलीव या प्लीज। तो एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स अफ्लिक्टेड विद वर्टिगो मस्ट नॉट राइड द रोलर कोस्टर रिटन ऑन द इंस्ट्रक्शन बोर्ड। एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था एक पार्क में, उस पर यह लिखा था इंडिविजुअल्स अफ्लिक्टेड विद वर्टिगो, यानी कि जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल वर्टिगो से पीड़ित हैं। अफ्लिक्टेड विद वर्टिगो मतलब वर्टिगो से पीड़ित। वर्टिगो एक रोग होता है जिसमें अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिगो। तो इसमें लिखा था कि वो व्यक्ति जो वर्टिगो से पीड़ित हैं, अफ्लिक्टेड हैं, वो कृपया करके झूलों पर ना बैठें, यानी रोलर कोस्टर पे ना बैठें, क्योंकि रोलर कोस्टर में अगर वो बैठेंगे तो फिर उन्हें उल्टी आ सकती है, उन्हें चक्कर आ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे या साइन बोर्ड पे लिखा था। सिंस माई ग्रैंड मदर इज अफ्लिक्टेड विद आर्थराइटिस, शी इज़ हैविंग अ डिफिकल्टी इन वॉकिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। चूँकि मेरी जो दादी हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनको आर्थराइटिस हो गया है। आर्थराइटिस में जो हमारे घुटने हैं या जो हमारी हड्डियों के जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है, तो उनको आर्थराइटिस है, इसीलिए उनको लंबे डिस्टेंसेस, लंबी दूरियां तय करने में
ऑन फुट दिक्कत होती है। क्लियर? अफ्लिक्ट मतलब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आसान है थोड़ा, स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट, मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई आप मुझे कितने बजे मिलेंगे मेरे हॉस्टल में, तो वो कहता है मैं आपको 8 बजे मिलूँगा। तो मैंने कहा नहीं, आप मुझे 7 बजे मिल लेना, मेरे हॉस्टल में 7 बजे के बाद अलाउड नहीं है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम बात कर लेंगे, ठीक है, जो भी गेट पे खड़ा होगा। मैंने कहा नहीं, हमारे हॉस्टल में जो कानून है बहुत कठोर है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी लचीले नहीं है, बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा कड़े कानून है, स्ट्रिंजेंट कानून है। तो स्ट्रिंजेंट मतलब होता है सख्त, बहुत ही ज़्यादा सख्ती, यानी कि सिवियर, बहुत ही ज़्यादा सिवियर। अगर आप सिवियर पेन में है मतलब बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है ना। तो सिवियर है कानून अगर मतलब, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा कठोर है। रिगोरस, रिगोरस मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा कठोर। मेरा रिगोरस एकदम रूटीन है एक्सरसाइज का, यानी कि मेरा जो रोज़ व्यायाम करने का जो रूटीन है, दिनचर्या है, वो बहुत रिगोरस है, यानी मैं बहुत ज़्यादा व्यायाम करता हूँ, 3-4 घंटे व्यायाम रोज़ करता हूँ, तो वो बहुत रिगोरस रूटीन है। फर्म, फर्म मतलब जो अपने उस पर टिका रहे, ठीक है ना, जो अपने किसी भी स्टैंड के ऊपर टिका रहे, यानी कि निष्ठुर, जो हिले ना अपनी जगह से, वो है फर्म। मैं अपनी बात पे एकदम अड़िग हूँ, यानी कि फर्म हूँ। तो फर्म मतलब होता है अड़िग रहना। अब कानून अगर कठोर हैं तो फिर अड़िग ही रहेंगे, लचीले नहीं होंगे। टफ, टफ मतलब भी होता है कठोर। स्टिफ मतलब भी होता है कठोर। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, यानी कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। अनकॉम्प्रोमाइजिंग, बिल्कुल ही ज़्यादा मैं अशिथिल हूँ एकदम, ठीक है ना। तो एकदम कसा हुआ जिसे कहते हैं, बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल हिले ही ना अपनी जगह से। अनडेविएटिंग, अनडेविएटिंग मतलब भी जो अपनी जगह से ना हिले, एकदम निष्ठुर। इसके लिए एक वर्ड होता है निष्ठुर। निष्ठुर मतलब जो बिल्कुल अपनी बात से ना बिल्कुल भी ना हिले। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट मतलब ये तो एकदम होके ही रहेगा, यही कानून है, बस हार्ड एंड फास्ट है ये, ठीक है। ड्रैकोनियन, ड्रैकोनियन मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर, बेदर्द, एकदम बेरहम कानून, एकदम ड्रैकोनियन, ठीक है। जैसे कई बार कहते हैं कि कई कानून ऐसे हैं भारत में जो बहुत ही ड्रैकोनियन हैं, जैसे दहेज के कानून हैं, तो कई बार उनका उपयोग भी होता है, मतलब लोग उनका दुरुपयोग करते हैं, तो वो ड्रैकोनियन कानून है एक तरह से। पुरुषों के लिए ड्रैकोनियन है, मतलब बहुत ज़्यादा निर्दयी कानून है, क्रूर है। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा लीनियंट। लीनियंट मतलब क्या होता है, मेरी जो टीचर है बहुत ज़्यादा लीनियंट है। लीनियंट का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा लचीला होता है, ठीक है, दयालु, लचीला कानून है भाई, थोड़ा बहुत ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कानून उतने स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे, उतने मतलब काफ़ी लीनियंट है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, उदार, उदार। ईल्डिंग, ईल्डिंग मतलब स्वीकृति, अपनी स्वीकृति दे देना किसी चीज़ को, यानी आपने ईल्ड कर दिया, ठीक है, ईल्डिंग। तो नॉन ईल्डिंग क्या होगा, जो अपनी जगह से ना हिले, टस से मस ना हो जो, तो उसको बोलेंगे अनईल्डिंग। उसके लिए एक वर्ड होता है अनईल्डिंग। अगर कोई व्यक्ति अनईल्डिंग है मतलब वो बिल्कुल अपनी टस से मस नहीं होता, उसने एक बार जो ठान लिया वो ठान लिया। रिलैक्स्ड मतलब वही लचीला, उदार, कोमल। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव टू बी विलिंग टू अबाइड बाय द स्ट्रिंजेंट रूल्स फर्स्ट, सब्सिक्वेंटली पीपल टू विल फॉलो देम। जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस बात के लिए तैयार होने चाहिए, विलिंग होने चाहिए कि वो जो स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, यानी कठोर जो कानून है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको खुद भी स्वीकारें, अबाइड करने। अबाइड बाय द लॉ मतलब मैं कानून का पालन करता हूँ, तो हमारे सांसदों को खुद भी कठोर कानूनों का या रूल्स का पालन करना चाहिए। तभी सब्सिक्वेंटली पीपल टू विल फॉलो देम, तभी फिर लोग भी उनको देखकर फॉलो करने लगेंगे। ऑलरेडी लो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल हैव बीन वर्सेंड बाय द स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म। एक तो पहले ही लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, रहन सहन था, वो काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर का हो गया है आजकल। ऊपर से स्ट्रिंजेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, ऊपर से सरकार ने जो आर्थिक रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी कठोर कर दिए हैं, तो लोगों के ऊपर दोहरी मार एक तरह से ये हो गई है। चलिए अब हम आते हैं अगले वर्ड पे। इसके कई मीनिंग होते हैं, जैसे सबसे पहले मतलब शब्द जो हमारा है वो है रेन, REIGN, रेन। यहाँ पे जी साइलेंट होता है, जी का उच्चारण हम नहीं करते हैं। तो रेन का क्या मतलब होता है, रेन का सबसे पहला मीनिंग होता है किसी का शासन, किसी का राजपाट, किसी का राज्य। जैसे कहते हैं ना द रेन ऑफ अकबर, अकबर के समय में हर धर्म का सम्मान होता था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर एवरी रिलीजन वॉज रेस्पेक्टेड, ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर मतलब अकबर के समय में, अकबर के राज्य में, अकबर के शासन में। तो रेन का एक पहला मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति का राज होता है या उसके पास पावर होती है या कंट्रोल होता है, तो उसको बोलते हैं रेन।
दूसरा रेन का मतलब होता है, एक वर्ब के तौर पे अगर यूज़ करें तो इसका मतलब होता है छा जाना, छा जाना यानी कि फैल जाना, किसी चीज़ का छा जाना। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिए, रिसेंट टेररिस्ट अटैक्स प्रोड्यूस्ड अ वेव ऑफ पैनिक विच रेन्ड ओवर द सिटी। अभी अभी जो आतंकवादी हमले हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुए थे, उनकी वजह से अ वेव ऑफ पैनिक, ठीक है, वेव मतलब लहर, किस चीज़ की लहर, पैनिक। पैनिक मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पैनिक कर जा रहा है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, ठीक है, घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट को पैनिक बोलते हैं। तो पूरे शहर में वेव ऑफ पैनिक क्या फैल गई, यानी विच रेन्ड ओवर द सिटी। रेन ओवर द सिटी मतलब पूरे शहर पे घबराहट जो है, पैनिक जो है, वो उसकी लहर फैल गई, उसने रेन करा यानी वो छा गई, फैल गई। तो प्रिवेल अपॉन या टू डोमिन या प्रीडोमिनेट यानी कि कहीं पे वो उसकी भौतिकता होना, छा जाना, फैल जाना, तो उसको भी रेन बोलते हैं वर्ब की तरह। फिर रेनिंग, मिलता जुलता वर्ड है रेनिंग। रेनिंग मतलब क्या होता है, जो अभी कोई कंपटीशन जीता हो। जैसे अगर मैं पूछूं अभी रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है, यानी अभी जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है, इनकम्बेंट। रेनिंग मतलब अभी जो है, यानी इनकम्बेंट जो है अभी कौन है, तो वो है मैग्नस कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन इज द रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो सबसे रीसेंट विनर किसी कंपटीशन का होता है, उसके लिए भी रेनिंग वर्ड यूज़ करते हैं। तो रेनिंग एक एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज़ द रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन, तो इसका मतलब वो अभी बिल्कुल लेटेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है। टू रेन सुप्रीम यानी कि लोगों में अलग दिखना, एक अपनी अलग छवि बनाना, एक अपना, जिसे कहते हैं ना, सब लोगों में आप सबसे बेहतर हो जाना, तो उसको भी बोलते हैं टू रेन सुप्रीम, यानी किसी भी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल, इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग बेस्ट क्वालिटी वाइन्स फ्रांस स्टिल रेन सुप्रीम। जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में क्वालिटी वाइन, जो क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी गुणवत्ता की शराब जो बनती है, उसको बनाने में आज भी फ्रांस स्टिल रेन सुप्रीम, यानी फ्रांस नंबर 1 है। फ्रांस स्टिल रेन सुप्रीम मतलब फ्रांस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रांस ने दूसरों को पीछे छोड़ दिया है, दूसरों को आउट शाइन कर देना। शाइन मतलब होता है चमक, राइट। तो किसी को अगर आप आउट शाइन कर रहे हैं मतलब उससे ज़्यादा चमक रहे हैं, उसको आपने आउट शाइन कर दिया तो दूसरे की चमक कम हो गई। तो फ्रांस स्टिल रेन सुप्रीम, फ्रांस आज भी दूसरे कंट्रीज़ को आउट शाइन कर देता है। तो ये 4 मीनिंग है रेन के। अब यहाँ पे देखिए, द डिक्टेटर्स रेन ऑफ पावर एंडेड व्हेन द रिबेल्स असैसिनेटेड हिम। जो तानाशाह था, जो डिक्टेटर था, डिक्टेटर के लिए वर्ड क्या होता है, डेस्पॉट। डेस्पॉट मतलब होता है डिक्टेटर, तानाशाह, ऑथोरिटेरियन पर्सन। तो जो डिक्टेटर है उसका जो राजपाट था, उसका जो राज्य था, रेन ऑफ पावर मतलब उसकी जो ताकत की सीमा थी, ठीक है, उसका जो शासन था वो खत्म हो गया। कब, व्हेन द रिबेल्स असैसिनेटेड हिम। रिबेल मतलब होता है विरोधी, जो आपके खिलाफ आंदोलन करे, आपकी बात ना माने, आपसे युद्ध करे, आपकी अवज्ञा करे, ठीक है, तो रिबेल होता है, वो रेवोल्यूशनरी होता है, वो क्रांतिकारी होता है। तो जब रिबेल ने उस राजा को जान से मार दिया, किसी की हत्या कर देना मतलब उसको असैसिनेट कर देना, ठीक है, किसी की हत्या कर देना मतलब उसको असैसिनेट कर देना। अब हम आते हैं अगले वर्ड पे जो है लूप होल। लूप होल क्या होता है, लूप होल मतलब होता है आप किसी चीज़ से बचने के लिए उसमें खामियां खोज लेना। जैसे मान लो कोई कानून के सेंस में बहुत यूज़ होता है लूप होल, या हमारे सिस्टम में लूप होल है, ठीक है, सिस्टम की ही कमियों का अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि वो सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठा रहा है। तो लूप होल मतलब किसी चीज़ में खामियां होना, किसी चीज़ में कमियां होना। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड लूप होल, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आप जब खोट या त्रुटि खोज लेते हैं और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं, यानी लूप होल, ठीक है। जैसे एक रस्सी है, रस्सी को जब आप ऐसे कर देते हैं तो बीच में ये गैप बच जाता है, छेद बच जाता है, इसे बोलते हैं लूप होल। तो एक तरह से ये क्या दिखा रहा है कि रस्सी उतनी वो नहीं है टाइट, रस्सी के बीच में जगह है जहाँ से चीज़ें निकाली जा सकती हैं, यानी एक तरह से खामियां हैं। तो जब हमारे कानून में, जब हमारे सिस्टम में, जब हमारी सरकार में ऐसी कमियां होती है जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे वकीलों के लिए बहुत यूज़ होता है ये वर्ड कि भाई वकील कानून का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कानून में कमियां कहाँ पे हैं, तो वो कानून के लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप ये सेंटेंस, ये एक बार में आया था सेम सेंटेंस। ऑल्दो द निर्भया केस हैज़ बीन कंक्लूडेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ 4 कन्विक्ट्स, इट हैज़ एक्सपोज सेवरल लूप होल्स इन आवर लीगल सिस्टम। आप जानते हैं कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें जो 5 लोग थे जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, एक ने तो जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, ठीक है, फिर 4 जो बचे थे तो चारों को फांसी हो गई। एग्जीक्यूशन मतलब फांसी, सजाए मौत। तो हालांकि निर्भया केस के सभी दोषियों को, चारों कन्विक्ट जो थे उन्हें चारों को फांसी हो गई है, लेकिन उसने हमारे
लीगल सिस्टम में, हमारे कानूनी सिस्टम में, कानूनी प्रक्रिया में जो भी कमियां थी उनको उजागर कर दिया है। एक्सपोज कर दिया है मतलब उजागर कर दिया है या सामने लेकर आया है। तो निर्भया केस हमारे कानून में जो भी कमियां थी, जैसे आप भी देखते थे कि निर्भया के जो दोषी थे उनकी फांसी बार बार टल जाती थी, क्योंकि जो उनका वकील था वो काफ़ी तेज़ था, तो वो क्या करता था, सिस्टम में जो कमियां थी उनका फ़ायदा वो उठा लिया करता था। अब यहाँ पे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ एवरी लूप होल अवेलेबल वाइल पेइंग टैक्स। ज़्यादातर जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमारे जो कानून में जो लूप होल हैं, कमियां हैं, उनका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स भरना ना पड़े। यानी टैक्स से बचने के लिए, कर से बचने के लिए वो हमारे कानून में लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, एस्केप क्लॉज। एस्केप मतलब क्या है, एस्केप मतलब किसी चीज़ से बचना। जैसे मान लो अगर कोई कैदी जेल तोड़ के भाग जाए तो वो एस्केप कर जाता है। एस्केप कर जाना मतलब भाग जाना, किसी चीज़ से दूर हो जाना, बच जाना, कोई गुप्त मार्ग ढूंढ लेना। गुप्त मार्ग ढूंढ लेना मतलब वही लूप होल ढूंढ लेना, ठीक है ना, बचने के लिए। तो उपाय ढूंढ लेना, कोई बचाव का रास्ता ढूंढ लेना, कोई छेद ढूंढ लेना जहाँ से भाग जाओ, ठीक है ना, कोई रिक्त स्थान या शून्य स्थान ढूंढ लेना इत्यादि। लेट आउट क्लॉज, लेट आउट मतलब कि लेट आउट क्लॉज, अब ये क्लॉज आप भूल भी अगर जाएं, क्लॉज मतलब कुछ नहीं, कानून में जो चीज़ें डलती हैं उन्हें क्लॉज बोलते हैं। बाकी लेट आउट मतलब किसी को भागने देना। लेट आउट एक तरह से, लेट आउट क्लॉज ये है कि वैसे तो मैं पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस गया था, लेकिन फिर भी मैंने एक लेट आउट क्लॉज ढूंढ लिया, ठीक है। फ्लॉ मतलब भी होता है कमियां। फ्लॉ बहुत कॉमन वर्ड है। फ्लॉ मतलब होता है कमियां या त्रुटियां, राइट, कोई भी कमियां। लेक्यूने मतलब क्या होता है, लेक्यूने मतलब होता है कोई शून्य स्थान, रिक्त स्थान, अंतराल, कोई अभाव किसी चीज़ का या कमी, ठीक है ना। जैसे मुझे काफ़ी इमोशनल लेक्यूने होता है, यानी कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इमोशंस को लेके एक लेक्यूने है बॉडी में, और उसको भरने के लिए मैं ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर यानी एक शरीर में इमोशंस को लेके एक कमी है, एक अभाव है। हम सब महसूस करते हैं कहीं ना कहीं कि हम अकेले हैं, यानी हमारे अंदर एक इमोशनल लेक्यूना है। तो लेक्यूना मतलब एक खाली स्थान है, एक छिद्र है जिसे हमें भरना है, एक अंतराल है, एक अभाव है, किसी चीज़ की कमी है, कोई शून्य स्थान है, कोई ज़ीरो है हमारी बॉडी में, लेक्यूने है, राइट। एंटोनिम इसका उल्टा क्या होगा, लूप होल का, या तो सिस्टम में कमियां होंगी या सिस्टम में कोई भी कमी नहीं होगी। यानी करेक्टनेस मतलब जिसमें एकदम कोई कमी ना हो, एकदम त्रुटि रहित, एकदम बढ़िया। त्रुटि रहित मतलब जिसमें कोई कमियां ना हो। फॉल्टलेसनेस जिसमें कोई फॉल्ट यानी कमी ना हो। एकदम निष्कलंक जिसे कहते हैं। इम्पैकेबिलिटी मतलब जो एकदम इम्पैकेबल हो। इम्पैकेबल मतलब त्रुटि रहित, अवगुण रहित, जिसमें कोई अवगुण ना हो। अवगुण रहित है, मैंने पूरा सिस्टम देख लिया है, एकदम अवगुण रहित है, या उसमें लूप होल है। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। अवगुण रहित, एकदम निर्दोष, एकदम निष्कलंक, कोई कमी नहीं, तो वो हो गया इम्पैकेबल। नेक्स्ट वर्ड है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मतलब होता है छूट, ठीक है। एग्जेम्पशन मतलब होता है छूट। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, यानी टैक्स में छूट दी है। टैक्स एग्जेम्पशन यानी कि जो 5 लाख तक इनकम टैक्स भरते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता है, टैक्स एग्जेम्प्ट है वो, ठीक है। एग्जेम्प्ट है वो, यानी उन्हें एग्जेम्पशन मिली हुई है। तो जब आपको कोई स्पेशल परमिशन मिल जाती है कुछ नहीं करने की, तो मतलब आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। याद रखिए स्पेशल परमिशन होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे, ठीक है, कि वो एग्जेम्पशन मिली हुई है या प्रिविलेज मिली हुई है। प्रिविलेज मतलब कोई खास चीज़ जो दूसरों को जो अनुमति नहीं मिली हुई लेकिन आपको मिली हुई है, उसको बोलते हैं प्रिविलेज, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिविलेज। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरी में कहते हैं कि एक प्रिविलेज ये होता है कि सरकार घर देती है, ठीक है, तो वो एक प्रिविलेज है, वो एक पर्क है। कहते हैं ना पर्क्स एंड प्रिविलेज, आपको क्या क्या मिलेगा, आपके प्रिविलेज क्या हैं, आपके पर्क्स क्या हैं। तो पर्क और प्रिविलेज एक ही बात है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलेगी वो आपकी प्रिविलेज है, ठीक है। जैसे लाल बत्ती की गाड़ी मिलती थी पहले, तो वो पर्क था या प्रिविलेज था, क्लियर। फिर एक्सेप्शन मतलब अपवाद, यानी आपको अपवाद की तरह देखा जा रहा है, आपको ये एक छुटकारा दिया जा रहा है, आपको छूट दी जा रही है कि आप ये काम कर सकते हैं। एक तरह से आपको वो क्षमा है। इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी एक तो मतलब होता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम रोगों से बचेंगे। और एक इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से बच जाना, यानी उनको माफ़ी है, उनको उस चीज़ से एकदम माफ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो राजदूत होते हैं दूसरे देशों के, हमारे देश में आते हैं, क्या हम उनको फांसी दे सकते हैं? तो एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, कई देशों के साथ हमारे इस तरह के वो हैं संबंध कि अगर मान लो वो देश
के राजदूत भारत में आके मान लो कुछ गलत काम कर दें तो वो देश उनको इम्यूनिटी है, यानी भारत उनको जेल में नहीं डाल सकता। तो भारत क्या करेगा, जिस कंट्री के वो हैं उनको लौटा देगा वापस और उनसे फिर कहेगा कि आप इसे अपने कानून के हिसाब से सजा दो। तो उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक है, इम्यूनिटी मतलब उनके लिए एक स्पेशल परमिशन है कुछ करने की जो बाकियों को नहीं है। यानी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन, कोई ऐसी प्रतिबद्धता, कोई ऐसी बाध्यता जो दूसरों के ऊपर है लेकिन उनके ऊपर नहीं है। ठीक है ना। लायबिलिटी मतलब होता है वही बाध्यता। रिलीफ मतलब छूट, रिलैक्सेशन, उदारता कुछ उनको मिली हुई है, एग्जेम्पशन। द ओनली केस इन विच एनी लीगल एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल इज द केस ऑफ ट्रीजन। सिर्फ एकमात्र केस, एक मतलब द ओनली केस इन विच मतलब ये है, एक विशेष तरह के केस होते हैं जिनमें लीगल एग्जेम्पशन, कानूनी छूट नहीं मिलती, और वो हैं देशद्रोह या राजद्रोह, जिसे ट्रीजन बोलते हैं। तो देश के साथ गद्दारी करना मतलब ट्रीजन, उसमें कोई माफ़ी नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। सिंस आई मेड अ परफेक्ट स्कोर इन माई लास्ट एग्जाम आई हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ड्यूरिंग समर वेकेशन। क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा स्कोर आया मेरा, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे छूट दे दी है कि मेरे ग्रीष्मावकाश में यानी समर वेकेशन में मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो मुझे आई हैव बीन एग्जेम्प्टेड मतलब मुझे इस बात से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मेरी बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है एग्जेम्पशन। अगला शब्द है एम्बिट। एम्बिट मतलब दायरा। जैसे मान लो हम किसी गाय या भैंस को बांध देते हैं, ठीक है, खूंटे से बांध देते हैं, तो हम उसका दायरा बना देते हैं कि भाई आप जो है ये आपका दायरा है, यानी यहाँ से बंध गई, अब आप इस सर्कल तक, ये आपका दायरा है, इससे बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जिस रस्सी से बांधा है वो रस्सी की जो लंबाई है वो बस यहीं तक जाती है। तो दायरा एक तरह से आपने अपना, उसको बोलते हैं एम्बिट। एम्बिट मतलब होता है आपका विस्तार क्या है, आपका सीमा क्या है, आपका दायरा क्या है। ठीक है ना। जैसे although a full discussion of Mughal history was outside the ambit of one class of 90 minutes, yet the teacher covered as much as he could. अब पूरा का पूरा वैसे मुगल इतिहास अगर आप पढ़ाने लगे तो एक क्लास 90 मिनट की होती है, अगर उसके दायरे से बाहर है तो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ वन क्लास। बिल्कुल ठीक है, मुगल हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कई दिन चाहिए, लेकिन फिर भी टीचर ने जितना पॉसिबल था उतना कवर किया, जितना संभव था उतना हमें पढ़ाया, लेकिन पूरी डिस्कशन तो 90 जो मिनट है, 90 मिनट की क्लास उसके दायरे से बाहर है। आउटसाइड द एम्बिट ऑफ दिस मतलब मेरे दायरे से बाहर है। द NGOs विच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द RTI एक्ट हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है कि वो गैर सरकारी संगठन जिन्हें काफ़ी सारा पैसा सरकार से मिलता है, वो RTI कानून, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून, सूचना का अधिकार जो कानून है, उसके दायरे में आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो एम्बिट में किसी चीज़ की आना मतलब उसके दायरे में आना, उसके दायरे में आना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सिनोनिम देखते हैं। रेंज, रेंज मतलब वही है, मेरी रेंज बस यहाँ तक है, मेरा दायरा यहाँ तक है, यहाँ पर मेरी सीमा खत्म हो जाती है। लिमिट, मेरी लिमिट बस यहीं तक है। स्ट्रेच, मैं बस यहीं तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है। होराइजन, होराइजन मतलब भी होता है दायरा। ठीक है। परिधि, आप इसको परिधि भी बोल सकते हैं कि मेरी परिधि, मेरी पेरीफेरी बस यहीं तक है। ठीक है ना। मेरा अधिकार क्षेत्र यानी मेरा जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र। डेथ पेनल्टी इज आउटसाइड द एम्बिट और आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेशन कोर्ट। एक सेशन कोर्ट भारत में जो है वो सजाए मौत नहीं सुना सकता। तो आप बोलेंगे द डेथ पेनल्टी इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द सेशन कोर्ट। एंटोनिम, लिमिटलेस या इनफाइनिटी। इसका उल्टा क्या होगा? लिमिटलेस मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है। अनंत, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, कहते हैं इनफाइनाइट, इन्फिनिटी मतलब अनंत। असीमित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, नापा ही नहीं जा सकता, अनंत या असीमित। एक और बहुत प्यारा वर्ड है परव्यू। परव्यू मतलब भी होता है सीमा या दायरा। क्या ये जो आपने जो क्राइम करा है, अपराध करा है, क्या ये इस कानून के परव्यू में आता है, यानी उस कानून के दायरे में आता है। ठीक है, परव्यू। जैसे क्या ये जो संगठन है ये LIC के परव्यू में आता है, यानी क्या LIC इस पे नज़र रखती है, क्या LIC इसका नियामक का काम करती है। ठीक है। तो इस तरह से आप परव्यू यूज़ कर सकते हैं। परव्यू मतलब भी होता है किसी चीज़ का दायरा या किसी चीज़ का विस्तार, अधिकार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या सीमा। तो ये सारे के सारे बहुत ही एक्सेलेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है डेफरेंस। डेफरेंस मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव। डेफरेंस कि चुपचाप किसी की बात मान लेना, बहुत ज़्यादा सम्मान करना, बहुत ज़्यादा इज्जत करना किसी की, यानी डेफरेंस। आदर, किसी के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा रखना, बहुत ज़्यादा आदर रखना, सम्मान करना उसका।
ठीक है। तो वो एक पोलाइट सबमिशन, सबमिशन मतलब चुपचाप बात मान लेना, दूसरे के आगे एकदम झुक जाना, सबमिशन मतलब झुक जाना, पोलाइट विनम्र तरीके से झुक जाना। तो एक तरह से आप उसको सम्मान दे रहे हैं, उसकी चुपचाप बात मान रहे हैं। रेवरेंस, रेवरेंस मतलब क्या होता है? रेवरेंस मतलब भी होता है सम्मान। वेनरेशन मतलब भी होता है सम्मान, प्यार, सम्मान देना किसी को। ओबीडियंस, ओबीडियंट मैं कहता हूँ ये बच्चा बहुत ओबीडियंट है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है, मतलब अनुशासन में रहता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता, बात मान लेता है। कंप्लायंट है, कंप्लायंट है मतलब बात मान लेता है, झुक जाता है। अवज्ञा कभी नहीं करता, अकड़ता कभी नहीं है, ठीक है, आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता। एक्विसेंस यानी जो एक्वेस कर रहा है आपके आगे, ठीक है। कंप्लायंट है, कंप्लायंट मतलब एकदम जो कानूनों को मान रहा है, जो कहा जा रहा है उसको मान रहा है। तो ये सारे शब्द एक जैसे हैं, सबका मतलब होता है जब आप किसी की बात मान जाते हैं, सम्मान में, प्यार में या डर के भी, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम, एंटोनिम मतलब डिसरेस्पेक्ट, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना मतलब किसी की अवज्ञा करना, किसी का अनादर करना, किसी को सम्मान ना देना। हॉस्टिलिटी मतलब होता है अनादर करना, ठीक है, किसी की आज्ञा का उल्लंघन करना मतलब हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब किसी के प्रति नफरत का भाव रखना, किसी के प्रति नफरत का भाव रखना। डिफायंस, डिफायंस मतलब चुनौती देना। तो या तो आप किसी की बात मान लोगे या उसको चुनौती दोगे। तो डेफरेंस का एकदम एग्जैक्ट उल्टा है डिफायंस। या तो आप डेफरेंस या डिफायंस, या तो बात मानोगे, आदर दोगे, सत्कार दोगे, या चुनौती दोगे, धमकी दोगे, उसको ललकारोगे। तो किसी को ललकारना, किसी का सामना करना यानी डिफायंस। इसके लिए बहुत बोल्ड व्यक्ति होना चाहिए, बहुत निडर व्यक्ति होना चाहिए, इंट्रैपिड होना चाहिए। इंट्रैपिड मतलब जिसको डर ना लगे, ट्रेपिडेशन मतलब होता है डर। डॉक्टर्स डिजर्व टू बी ग्रांटेड विद द अटमोस्ट डेफरेंस फॉर देयर सर्विस टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सम्मान, डेफरेंस, ग्रांटेड विद द अटमोस्ट डेफरेंस यानी कि अल्टीमेट डेफरेंस, बहुत ज़्यादा सम्मान डॉक्टर्स को मिलना चाहिए जो मानवता के प्रति वो सेवा करते हैं उसके लिए। When we were invited on dinner by my Muslim colleague, my wife covered her head out of deference to the Muslim custom। बहुत प्यारा सेंटेंस है। जब मुझे डिनर के लिए बुलाया मेरे मुस्लिम कलीग ने, कलीग होता है जो आपके साथ काम करता है, ठीक है, सहकर्मचारी। तो जब मेरे मुस्लिम कलीग ने मुझे डिनर पे बुलाया तो मेरी पत्नी ने भी अपना सिर कवर कर लिया, अपने सिर के ऊपर सिर ढक लिया। किस चीज़ को? मुस्लिम के जो समुदाय के जो कस्टम हैं, उनके जो परंपराएं हैं, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है। कहते हैं ना, दूसरे को सम्मान देने से हमारा सम्मान कम नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब अगला शब्द है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट मतलब होता है, देखो एक तो होता है डेलिंक्वेंट मतलब कोई छोटा मोटा अपराध जिसने करा हो, जैसे कोई बच्चा कोई अपराध कर देता है कई बार, कोई इलीगल चीज़ कर देना, अवैध गैर कानूनी चीज़ कर देना जो एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है, या कोई बहुत छोटा मोटा अपराध, माइनर क्राइम कोई कर देना, जनरली उसको, उस पर्सन को बोलेंगे डेलिंक्वेंट। और एक डेलिंक्वेंट होता है जो अपनी ड्यूटी से बचता है, जो अपने कर्तव्य से बचता है, अपनी ड्यूटी से बचता है, ठीक है, जो अपनी ड्यूटी नहीं करता, वो है व्यक्ति डेलिंक्वेंट। नेग्लिजेंट, ठीक है, एकदम मूर्ख किस्म का, या एकदम जो कर्तव्य परायण नहीं है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट किस्म का व्यक्ति जो मुस्तैद नहीं है, चौकन्ना नहीं है, ड्यूटी से बच रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक डेलिंक्वेंट का मतलब वो होता है अगर आप पैसा ले तो लो लेकिन टाइम पे चुकाओ ना, तो भी आप डेलिंक्वेंट हो। तो इसका मतलब, इसका सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। बिलेटेड, बिलेटेड मतलब होता है बाद में, जैसे अगर आप किसी को बर्थडे विश करते हैं बाद में कहते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। पोस्टपोन, पोस्टपोन करना मतलब बाद में, प्रोट्रैक्ट करना, डिले करना, प्रोट्रैक्ट मतलब डिले करना, लंबा खींच देना किसी चीज़ को। ओवरड्यू, ओवरड्यू मतलब क्या होता है? ओवरड्यू मतलब भी वही होता है, जैसे मान लो आपने किसी से पैसा लिया फिर वापस नहीं किया, ओवरड्यू है वो अब, यानी जिसकी मियाद खत्म हो गई है, अवधि खत्म हो गई है। नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्टफुल मतलब वही है जो बिल्कुल ध्यान ना दे, ठीक है, जो ध्यान ना दे, जो अपनी ड्यूटी पे ध्यान ना दे। इसका उल्टा क्या होगा? अर्ली मतलब पहले, एडवांस में ही दे दे। ड्यूटीफुल यानी जो एकदम कर्तव्य परायण हो, ड्यूटी अपनी एकदम ऊपर रखे यानी ड्यूटीफुल। एडवांस तो एकदम एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है इसके, लेकिन कंटेक्चुअल में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें। इन अ फैमिली व्हेन द फादर रिब्यूक्स हिज डिलिंक्वेंट चाइल्ड द लेटर शुड नॉट थिंक ऑफ रिटेलिएटिंग। जब एक परिवार में बाप अपने डेलिंक्वेंट बच्चे को डांटता है, रेब्यूक करता है मतलब डांटता है, ठीक है, रेब्यूक करना मतलब डांटना। तो जब वो अपने चाइल्ड को, डेलिंक्वेंट चाइल्ड मतलब ऐसा चाइल्ड जो बात ना माने, जो थोड़े बहुत वो करता रहे, कानून का, परिवार का जो कानून होता है उसको तोड़ता रहे, छोटा मोटा पाप करता रहे, कोई दोषी हो, तो जो बच्चा है उसे पलटकर अपने पिता को जवाब नहीं देना चाहिए, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। रिटेलिएट मतलब पलटवार।
विद सो मैनी बिल्स डेलिंक्वेंट शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सेकेंड जॉब टू हेल्प हर अर्न एनफ टू कैच अप। उसके जो बिल थे, बिल होते हैं जो आपके घर पे आते हैं, बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, तो उसके बहुत सारे डेलिंक्वेंट बिल थे, यानी कि बहुत सारे बिल उसने भरे नहीं थे, ठीक है, डेलिंक्वेंट थे। तो उसने क्या किया, एक कोई दूसरी जॉब ढूंढनी शुरू कर दी। पहली तो करेगी, उसके साथ साथ दूसरी भी करेगी, जिससे वो कैचअप कर सके। कैचअप मतलब अपने बिल भर सके। तो क्लियर है आपको डेलिंक्वेंट मतलब क्या होता है? डेलिंक्वेंट मतलब एक दोषी व्यक्ति, लेकिन जनरली बच्चे होते हैं, छोटा मोटा अपराध करते हैं, डेलिंक्वेंट, या कोई पैसा वापस ना दे या अपनी ड्यूटी ढंग से ना करे। और हमारा आखिरी शब्द है एक्सपेडिशियस। एक्सपेडिशियस मतलब होता है शीघ्रता से कोई काम को करना, इन एन एक्सपेडिशियस मैनर, या आप एक्सपेडिशियसली भी बोल सकते हैं। प्लीज़ मेरा काम एक्सपेडिशियसली कर दीजिए, यानी कि बहुत जल्दी से कर दीजिए। आप बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत प्रोट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच रहे हैं उसे, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है उसमें, बहुत ज़्यादा देरी हो रही है उसमें, राइट। लेकिन आप उसे एक्सपेडिशियसली कर दीजिए। एक्सपेडिशियसली की बजाय आप ये भी बोल सकते हैं इन एन एक्सपेडिशियस मैनर, इन एन एक्सपेडिशियस मैनर, ये भी ठीक है। प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी, तीव्रता से, शीघ्रता से, फुर्ती दिखाइए थोड़ी सी, समय मत नष्ट करिए, समय मत गंवाइए, ठीक है ना, समय नष्ट मत करिए। डॉडलिंग मतलब क्या होता है? डॉडलिंग मतलब होता है समय नष्ट करना, आलस्य में समय बिताना, सुस्ती में समय बिता देना, वक्त पूरा गंवा देना, उसको बोलते हैं डॉडलिंग। स्लॉथफुल मतलब भी वही होता है, ठीक है। स्लॉथफुल मतलब होता है सुस्त व्यक्ति, लेजी, आलसी व्यक्ति, निठल्ला, ठीक है, निष्क्रिय। लैगिंग मतलब जो पीछे ही रहे, हमेशा सबके पीछे रहे, लैग करता रहे, सबके पीछे रहे एकदम, वो लैगिंग है। इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंटली, एकदम जल्दी करिए, फास्ट ट्रैक करिए काम को, जल्दी करिए, फास्ट ट्रैक करवाइए, ठीक है। जैसे मैं आपका जो कोरियर है फास्ट ट्रैक करवा देता हूँ, यानी मैं और जल्दी करवा देता हूँ। फास्ट ट्रैक करना किसी चीज़ को, जो चीज़ धीरे धीरे चल रही है उसकी गति एकदम से खींच देना। रैपिड मतलब भी होता है तेज। एलाक्रिटी मतलब पूरी चुस्तता से, एकदम स्पीड के साथ, एकदम चुस्ती में, ठीक है ना, सुस्ती में नहीं, चुस्ती में, जल्दी, यानी कि एलाक्रिटी से करिए, पूरे उत्साह से करिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। टू माई सरप्राइज द बैंक वॉज एक्सपेडिशियस इन रिप्लाइंग टू माई कंप्लेन। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा मैं चौकन्ना वो हो गया, चौंक गया, ठीक है। जब क्या हुआ, जब जो बैंक है उसने मेरी कंप्लेन को एक्सपेडिशियस रिप्लाई करा। एक्सपेडिशियस, बैंक वॉज एक्सपेडिशियस मतलब बैंक ने बहुत जल्दी से रिप्लाई करा मेरा, तो मैं भी चौंक गया, यानी कि मैं सरप्राइज हो गया। सिंस एक्सपेडिशियस शिपिंग इज गारंटीड इन ऑल काइंड्स ऑफ डिलीवरी, आई डोंट माइंड पेइंग द कंपनीज मेंबरशिप फी। ये जो कंपनी है ये एक वार्षिक सदस्यता शुल्क लेती है, मुझे भरने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी जल्दी सामान भिजवा देती है। एक्सपेडिशियस शिपिंग मतलब जहाज से सामान भेजना, तो ये गारंटी लेती है कंपनी, हर तरह की डिलीवरी करवाएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट माइंड मतलब मुझे दिक्कत नहीं है पे करने में कंपनी की मेंबरशिप फ़ी। तो एक्सपेडिशियस बहुत अच्छा वर्ड है। चलिए अब हम करते हैं हमारा पैराग्राफ। पहले खुद पढ़िए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए। Among many vices afflicting our administrative system, corruption reigns supreme। तो reigns भी हमने करा है। वैसे तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हमारी सरकार में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां मतलब मैनी वाइसेस मतलब बहुत सारी कमियां। एफ्लिक्टिंग मतलब जो हमारे सिस्टम को तकलीफ दे रही हैं, दर्द पहुंचा रही हैं। वैसे तो बहुत सारे कमियां हैं हमारे सिस्टम को जो दर्द पहुंचा रही हैं या उन्हें एफ्लेक्ट कर रही हैं या जिस सिस्टम को ख़राब कर रही हैं, लेकिन उनमें नंबर 1 अगर कोई है तो वो है करप्शन। करप्शन रेन सुप्रीम, यानी करप्शन एकदम अलग ही चमकती है, अलग ही दिखती है। सबसे रेन सुप्रीम मतलब करप्शन सबसे ऊपर है, भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज अगेंस्ट इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर मतलब जो कार्य हमें तुरंत करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? स्ट्रिंजेंट लॉज मतलब कठोर कानून, उनको लागू, इंप्लीमेंट करना मतलब लागू करना, एनफोर्स करना। तो हमें कठोर कानूनों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इट। यहाँ पे इट क्या है? इट है यहाँ पे करप्शन के खिलाफ। ये हमारी अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर। देयर आर सम लूप होल्स इन द सिस्टम दैट नीड टू बी करेक्टेड। हमारे सिस्टम में बहुत सारे कमियां हैं, लूप होल्स हैं, जिन्हें हमें ठीक करना है, करेक्ट करना है। A full-fledged discussion of this complex issue is beyond the ambit of this one article. Therefore, here I am covering only one aspect. भ्रष्टाचार एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत सिंपल सीधा सा कोई मुद्दा नहीं है। तो इसकी एक पूरी फुल फ्लैज डिस्कशन करना, बहुत बड़े विस्तार से व्यापक रूप में इसको डिस्कस करना यहाँ संभव नहीं है।
बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ दिस वन आर्टिकल, क्योंकि मैं तो सिर्फ ये एक ही आर्टिकल लिख रहा हूं, तो इस एक आर्टिकल में ही उसके दायरे से बाहर है। बियॉन्ड द एम्बिट मतलब दायरे से बाहर। किसके दायरे से बाहर? एक आर्टिकल के। तो एक ही आर्टिकल में मैं पूरी फुल फ्लैश डिस्कशन इस महीन मुद्दे की, कॉम्प्लेक्स इशू की नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसके दायरे से बाहर है। इसीलिए मैं सिर्फ एक पक्ष रख रहा हूं। हेयर आई एम कवरिंग ओनली वन एस्पेक्ट, यानी कई चीजें हैं उसमें, तो लेकिन मैं सिर्फ एक ही यहां पे उस पर प्रकाश डाल रहा हूं, एक ही उस पर मुद्दे पे। वी ऑल नो दैट ब्राइब्स आर ऑफन पेड टू गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम वेरियस फॉर्मेलिटी। हमें सरकार में बहुत सारी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, तो हम सब जानते हैं, वी ऑल नो, क्या क्या जानते हैं हम? दैट ब्राइब्स आर ऑफन पेड टू गेट एग्जाम्पशन, कि जो रिश्वत दी जाती हैं वो बहुत तरह की छूट लेने के लिए की जाती है सरकारी औपचारिकताओं से। ठीक है, जैसे मान लो किसी को लाइसेंस बनवाना है, अब बहुत सारी औपचारिकताएं, तो वो क्या करेगा? वो ब्राइब दे देगा, जिससे उसका जल्दी लाइसेंस बन के आ जाए। तो ये वही कह रहा है कि ब्राइब जो है वो कई तरह की छूट पाने के लिए, एग्जाम्पशंस पाने के लिए सरकारी औपचारिकताओं से दी जाती है। सो इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट if I say that this vicious circle of corruption is somehow initiated by us only। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये भ्रष्टाचार का कुचक्र है, विशियस सर्कल है, ये हमसे ही शुरू होता है, क्योंकि हम छूट चाहते हैं बहुत सारी सरकारी औपचारिकताओं से। ऑल्सो इन डेफरेंस टू द गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के लिए, तो उसको सम्मान देते हुए, इन डेफरेंस टू समथिंग मतलब उसको सम्मान देते हुए, उसको रेस्पेक्ट देते हुए, The time-bound action against some delinquent officer should be taken in an expeditious manner। इसीलिए सरकार की जो ये जीरो टॉलरेंस, यानी सरकार की जीरो टॉलरेंस मतलब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे करप्शन को, सरकार की ये नीति है, तो उसको सम्मान देते हुए हमें एक टाइम बाउंड मतलब एक थोड़े ही समय में, निश्चित समय में ही, अगर हम डेलिंक्वेंट ऑफिसर, जो नेग्लिजेंट ऑफिसर हैं, जो अपना ड्यूटी ढंग से नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई हमें तुरंत टाइम बाउंड मैनर में कर लेनी चाहिए। ठीक है, एक्सपेडिशियस मैनर में, मतलब जल्दी से कर लेनी चाहिए, त्वरित मतलब जल्दी, एक एक्सपेडिशियस मैनर में कर लेनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार पैराग्राफ था आज का, मुझे भी पढ़ के काफ़ी मज़ा आया। और अब हम क्वेश्चन देखते हैं। वेनेरेशन का सिनोनिम, वेनेरेशन मतलब किसी को सम्मान देना, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डेफरेंस। डेफरेंस मतलब सम्मान देना। ठीक है, देखिए मिलते जुलते बड़े। डिफरेंस मतलब होता है दो चीज़ों में डिफरेंस, दो चीज़ों में जब असमानता होती है। डिफाइंस मतलब पलटवार करना, जवाब देना पलट कर। डिफाइंस किसी के खिलाफ आंदोलन करना, बात ना मानना, अवज्ञा करना। रेफरेंस एक बिल्कुल अलग चीज़ है जो यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। एक्सपेडिशियस का सिमिलर मीनिंग बताना है। ठीक है, एक्सपेडिशियस का सिमिलर मीनिंग है एलाक्रेटस, यानी कि एलाक्रिटी से कोई काम करना, स्पीड से करना, त्वरित तरीके से करना, एक्सपेडिशियसली करना। एम्बिट का उल्टा बताना है, तो एम्बिट का उल्टा, ठीक है, एम्बिट मतलब परव्यू, जुरिस्डिक्शन या पेरिफ्री, तो उल्टा हो गया लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। दायरा मतलब एम्बिट, तो लिमिटलेस मतलब जो लिमिट ही ना हो, कोई सीमा ही ना हो। ड्यूटीफुल का उल्टा बताना है। ड्यूटीफुल मतलब जो अपना काम अच्छे से करे, ढंग से करे, डिलीजेंटली करे, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा डेलिंक्वेंट, यानी जो एकदम अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करे। फिर है वाइस। वाइस का सिनोनिम बताना है। ठीक है, तो वाइस मतलब क्या होता है? वाइस मतलब होता है विशियसनेस, यानी कि कमी, आपकी कोई दोष आपके अंदर, बुरी आदत, व्यसन, तो विशियसनेस। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 24। बहुत जल्दी मिलेंगे हम वीडियो नंबर 25 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।